नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सरकार ने अगले वर्ष 15 अगस्त तक पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग की अनुमति दी। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्जिट बाद का व्यापार समझौता हुआ और फुटबॉल में फीफा ने कोरोना के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिता 2023 तक स्थगित की और क्रिसमस का पर्व विश्व भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज अगली किस्त जारी करेंगे। नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री लगभग 9 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए अन्य योजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ मिलता है। यह राशि 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुशासन, जीवन यापन में आसानी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के कई कदम उठाए गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुशासन और पारदर्शिता की महत्वपूर्ण योजना है। श्री तोमर ने कहा, पहले सरकार के भेजे 100 रुपए में से केवल 15 रुपए गांव तक पहुंचते थे, लेकिन मोदी सरकार डीबीटी के माध्यम से लोगों को सीधे 100% 100 रुपए भेजने में सफल रही है। समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासूटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करेंगे। इससे केंद्र शासित प्रदेश के सभी लोगों और समुदायों को उत्कृष्ट और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उनका वित्तीय जोखिम कम होगा। गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इससे 15 लाख परिवारों को लाभ होगा। योजना का लाभ देश भर में कहीं भी किया जा सकेगा। पीएम जय योजना के तहत सूची में शामिल अस्पताल इसके तहत सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से दीव के 4 दिन के दौरे पर हैं। वो दीव में जालंधर सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति कल दीव में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा के दीव अंतर्राष्ट्रीय परिसर के पहले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो दीव सिटी हॉल पर 1.25 किलोमीटर से अधिक के हेरिटेज वॉकवे के विकास कार्य तथा फोर्ट रोड पर फल और सब्जी बाजार के उन्नयन का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति कल ही आईएनएस खुखरी मेमोरियल का भी लोकार्पण करेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और संसद में वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे।
ये पुस्तक लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित की है और इसमें भारत रत्न से सम्मानित वाजपेयी जी के जीवन और कार्यों का उल्लेख है। इस पुस्तक में संसद में श्री वाजपेयी के महत्वपूर्ण भाषण भी प्रकाशित किए गए हैं। पुस्तक में श्री वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन के कुछ दुर्लभ फोटो भी हैं। श्री वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार चुने गए थे। वे उत्कृष्ट सांसद थे तथा लोगों को उनके नेतृत्व में विश्वास, स्नेह और भरोसा था। सांसद के रूप में विशेष रूप से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान किए, जिससे साहसिक सुधारों और ढांचागत विकास के माध्यम से मजबूत अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी महान दूरदर्शी नेता थे और राष्ट्र उन्हें प्रेम के साथ याद करता है। उत्तर प्रदेश सरकार आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर राज्य भर में किसान गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के किसानों से बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई राज्य में 2500 स्थानों पर किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि किसान गोष्ठियों का आयोजन आज सुबह 11 बजे प्रदेश में 1210 जगहों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के सजीव प्रसारण के लिए एलईडी का भी इंतजाम होगा। उन्होंने कहा कि इन किसान गोष्ठियों के दौरान किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से उनके हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस बीच राज्य भाजपा इकाई किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज से 3 दिवसीय अभियान शुरू करेगी। आज प्रदेश भर में 2500 से अधिक स्थानों पर किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। पार्टी ने 26 और 27 दिसंबर को सभी राज्य, जिला, मंडल और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ पर पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में विभिन्न सामाजिक कार्य करने को कहा है। पार्टी कार्यकर्ता इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री का पत्र भी लोगों के बीच पहुंचाएंगे ताकि किसानों से जुड़े कानूनों पर फैले भ्रम को खत्म किया जा सके। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता भरत पंड्या ने कहा कि इस अवसर पर पार्टी राज्य सरकार के साथ मिलकर 248 प्रखंडों में किसान कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की ओर से किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे जाने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पर्दों पर दिखाया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात सरकार और प्रदेश भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम का बड़े एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रदेश भाजपा के नेता इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य के 248 ब्लॉक में किसान कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री CR पाटिल सहित सभी वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राज्य में 51,000 केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर अन्य भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग करने की अनुमति दे दी है। ये आदेश अगले वर्ष 15 अगस्त तक मान्य रहेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में ये छूट दी गई है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर धरोहर, भारतीय भाषा संवर्धन, भारतीय परंपरा और संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संघर्ष, लोक संगीत तथा भाषा और पर्यटन से संबद्ध परियोजनाओं पर कार्य कर रहे व्यक्तियों और संगठनों को शूटिंग पर लगने वाली फीस से छूट दी गई है। इस छूट का आरंभ आज से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से हो रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थलों पर शूटिंग के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य होगी। इस अनुमति के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुरक्षण वाले इन स्थलों पर अब वीडियो बनाने और फोटो लेने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि ये छूट भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अनुरक्षित विश्व धरोहर स्थलों पर मान्य नहीं होगी। राष्ट्र आज शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
वो महामना के रूप में लोकप्रिय थे और उन्होंने देशवासियों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। मालवीय जी ने 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री शाह ने कहा कि मालवीय जी ने मजबूत और शिक्षित राष्ट्र निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को शिक्षित करने और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने के अलावा नागरिकों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाने में मालवीय जी के प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। श्री शाह ने कहा कि पंडित मालवीय के विचार हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सरकार ने अगले वर्ष 15 अगस्त तक पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग की अनुमति दी। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्जिट बाद का व्यापार समझौता हुआ और फुटबॉल में फीफा ने कोरोना के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिता 2023 तक स्थगित की और क्रिसमस का पर्व विश्व भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें इस वर्ष की झलकियां पेश की जा रही हैं। इस सिलसिले में आज हम आपको देश में शहरों के विकास के मुद्दे पर हुई प्रगति से अवगत कराएंगे। शहरों का विकास एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शहरों के दीर्घकालिक और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, जिससे नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, स्वच्छ वातावरण हो और समस्याओं के समाधान के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों। सरकार की योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी का विकास प्रस्तावित है। जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार ने पहली बार स्मार्ट शहरों के चयन के लिए दावेदारी के तरीके का उपयोग किस तरह से किया है। इस व्यवस्था में किसी शहर को स्मार्ट सिटी के वर्ग में लाने की जिम्मेदारी बड़े स्तर पर वहां के लोगों और स्थानीय निकायों पर ही होती है। पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने ये प्रयोग किया, कुछ पैरामीटर तय किए और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। फिर उसकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट होगा तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़े। कोरोना महामारी ने लगभग संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। कोरोना ने अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक उलटफेर किया है। भारत भी अपवाद नहीं है, बल्कि देश में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के मिशन में बीते लॉकडाउन वाले महीनों में बेहतरी ही देखी गई, क्योंकि इस दौरान इस मद में निर्धारित रकम का उपयोग लगभग दोगुना हो गया। स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति के बारे में हमारे संवाददाता का ब्यौरा। प्रस्तावित 100 स्मार्ट शहरों में से 53 शहरों में समेकित नियंत्रण केंद्र चल रहे हैं और इनसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करने में बड़े पैमाने पर मदद मिल रही है। विश्व आर्थिक मंच ने सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन की ये कहते हुए सराहना की है कि भारतीय स्मार्ट शहर महामारी से लोगों के स्वस्थ होने के लिए एक आदर्श पेश करते हैं। मंच ने कहा है कि भारत सरकार को अपने स्मार्ट शहर मिशन से फायदा हुआ है और इससे नागरिकों को सेवा देने में तथा उनके जीवन में सुधार लाया जा रहा है। स्मार्ट शहरों ने ये सिद्ध किया है कि तकनीकी और डेटा संबंधी निर्णय लेने से नागरिकों को प्रभावी रूप से सेवा प्रदान की जा सकती है। इस परिवर्तन को संस्थागत रूप देने के लिए सरकार संस्थागत सहयोग तंत्र और डेटा सेवा प्रदाता की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्मार्ट सिटी की ढांचागत सुविधाओं में पर्याप्त जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति और सफाई शामिल हैं। नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और शिक्षा स्मार्ट सिटी की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में कल श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग लागू होगा।
श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रुकना पड़ेगा। इससे ईंधन और समय की बचत भी होगी। वर्ष 2016 में 4 बैंकों ने कुल 1 लाख फास्टैग जारी किए। 2018 में 34 लाख से अधिक फास्टैग जारी किए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले महीने जारी अधिसूचना में पुराने वाहनों में 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया था। 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया गया। मंत्रालय फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है ताकि सभी वाहन मालिक अगले 2 महीनों में फास्टैग लगवा लें। देश में कोरोना के वर्तमान मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और यह अब तक संक्रमित हुए कुल व्यक्तियों का सिर्फ 2.8% रह गई है। देश में अब कोरोना के करीब 2,83,000 मरीज हैं। दैनिक संक्रमण की संख्या भी 25,000 से नीचे चली गई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 95.75% हो गई है। अब तक 96,93,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मृत्यु दर भी कम होकर 1.45% हो गई है। बिहार में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। फिलहाल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 5,198 रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2,42,766 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.37% हो गई है। ये दर राष्ट्रीय औसत से 1.62% अधिक है। मध्य प्रदेश में कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या से अधिक है। प्रदेश में रोगियों की संख्या में कमी आई है। अब तक कुल 2,21,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में कल कोविड से 12 मरीजों की मृत्यु हुई। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,524 है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल कोविड के 1,118 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के 32 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। श्योपुर और बुरहानपुर जिले में कल एक भी नया कोविड पॉजिटिव मामला नहीं सामने आया। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले इंदौर और भोपाल में हैं। इंदौर में कोविड-19 के नोडल अधिकारी अमित मालाकार ने जानकारी दी कि ब्रिटेन से इंदौर लौटने वाले यात्रियों की सूची प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है। सभी यात्रियों के कोविड टेस्ट RT-PCR माध्यम से कराए जा रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा सरकार ने ब्रिटेन से राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR जांच कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इन यात्रियों के संपर्कों का पता लगाने और उन पर निगरानी रखने का फैसला लिया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने राज्य में रात्रि कर्फ्यू का आदेश वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया। ये कर्फ्यू बीती मध्य रात्रि से लागू होना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता भी रात्रि कर्फ्यू के विरोध में थी। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,143 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 1,268 लोग संक्रमण मुक्त हुए और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में इस समय 13,610 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 98,724 नमूनों की जांच की गई। अब तक 1,34,15,794 नमूनों की जांच की जा चुकी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कल मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। खराब शौचालयों और सिर पर मैला ढोने वालों की पहचान तथा इस संबंध में आंकड़ों के जियो टैग के लिए स्वच्छता मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसकी मदद से स्वच्छ शौचालय बनाए जा सकेंगे और हाथ से मैला साफ करने वाले सभी लोगों को इस बुराई से छुटकारा दिलाकर उन्हें पूरा सम्मान दिया जा सकेगा। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संसद ने 3 कृषि कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। श्री कटारिया ने कहा कि इन कानूनों से दीर्घकाल में किसानों को सशक्त बनाने के अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने विपक्षी दलों को अवसरवादी बताया और उनकी आलोचना करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं।
श्री कटारिया ने बताया कि सरकार ने लगातार फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2013-14 की तुलना में 2.5 गुना की वृद्धि की है। श्री कटारिया ने जोर दिया कि मौजूदा सरकार किसानों के कल्याण के अथक प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने किसान संघों को फिर पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और उनके सभी मुद्दों पर चर्चा तथा उनके समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ने किसानों से अगले दौर की बातचीत की तिथि और समय के बारे में निर्णय करने के लिए कहा है। किसान संघों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा खुले दिमाग से बातचीत तथा आंदोलनकारी किसानों की मांगों के तार्किक समाधान के लिए तैयार है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच भावी व्यापार नियमों पर महीनों की वार्ता के बाद ब्रेक्जिट बाद का व्यापार समझौता हो गया है। समझौता निर्धारित अंतिम तिथि से 1 हफ्ते पहले हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने इस आशय की घोषणा की है। घोषणा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में मीडिया से बातचीत में कहा कि 1 साल में 668 अरब पाउंड का सबसे बड़ा समझौता किया गया है। ये देश में रोजगार सुनिश्चित करेगा और ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार में शुल्क और कोटा के बिना सामान बेचने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये पूरे यूरोप के लिए अच्छा समझौता है और ब्रिटेन की संसद 30 दिसंबर को इस समझौते पर मतदान के लिए तैयार है। ब्रसेल्स में एक संवाददाता सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि ये एक पेचीदा मामला था, लेकिन समझौता उचित और संतुलित है। ब्रिटेन एक भरोसेमंद पार्टनर बना रहेगा। यूरोपीय संघ के नेताओं, यूरोपीय संसद और ब्रिटेन सरकार से अनुमोदित किए जाने के बाद समझौते से सुनिश्चित होगा कि 1 जनवरी को यूरोपीय संघ से पूरी तरह अलग होने के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के साथ शुल्क या कोटे के बिना अपने सामान का व्यापार जारी रख सकेगा। ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ब्लॉक छोड़ने के बाद 31 दिसंबर तक यूरोपीय संघ के व्यापारिक नियमों से बाहर निकलने के लिए तैयार है। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे के कागज के सितारों और फूलों के हार से अपने घरों को सजाते हैं तथा उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने क्रिसमस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है। ये दिन लोगों के जीवन को शांति, सद्भाव और दया की भावना से परिपूर्ण करता है। श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि क्रिसमस त्योहार विश्व शांति लेकर आएगा और इससे मानव समुदाय में सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि क्रिसमस का त्योहार करुणा और क्षमा के ईसा मसीह के उपदेशों पर हमारे विश्वास को सुदृढ़ करता है। उपराष्ट्रपति ने कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए लोगों से इस साल क्रिसमस का त्योहार सादगी से मनाने को कहा। गोवा में क्रिसमस का पारंपरिक उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गिरजाघरों और प्रार्थना गृहों में सभाओं का आयोजन किया गया। कोविड महामारी के चलते क्रिसमस पर्व के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा रही है। कोविड से बचाव के दिशा निर्देशों और निवारण उपायों की जानकारी देने के लिए पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के बीच पर्चे बांटे गए हैं। राजधानी पणजी के निवासियों ने कल क्रिसमस सेरेनेट साइकिल रैली का आयोजन भी किया। गोवा में क्रिसमस को स्थानीय कोंकणी भाषा में नातला के नाम से जाना जाता है। जिंगल बेल्स और अन्य कैरल गीतों के सुरों ने गोवा में इस त्योहार के उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। कला और संस्कृति निदेशालय ने लोगों और संस्थानों के लिए अलग अलग श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन किया है। पणजी से तुषार जाधव और सुभाष जन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशिभूषण त्रिपाठी। विश्व फुटबॉल की प्रशासनिक संस्था फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिताएं कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दी हैं। ये टूर्नामेंट अगले वर्ष आयोजित होने थे। ये टूर्नामेंट अब वर्ष 2023 में कराए जाएंगे। अंडर 20 विश्व कप इंडोनेशिया और अंडर 17 पेरू में होंगे। फीफा परिषद के ब्यूरो ने बताया है कि कोविड अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित करना अब भी चुनौती बना हुआ है और इसके लिए कई प्रतिबंध लगाने होंगे। फीफा ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक स्थिति दोनों प्रतियोगिताओं को आयोजित करने की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। विमलेंदु केंद्र का किसानों को फिर न्योता। अखबारों की बड़ी खबर है, हिंदुस्तान की टिप्पणी है, विपक्ष ने खोला मोर्चा, सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार। 40 संगठनों को केंद्र सरकार ने फिर भेजा पत्र, तार्किक हल तलाशने को तैयार। दैनिक जागरण का कहना है, कानून समर्थक किसान संगठनों ने बनाया दबाव, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर समर्थन और मांग पत्र सौंपा। शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, आत्मनिर्भर भारत, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के दृष्टिकोण का सार। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के बयान का उल्लेख किया है, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए आत्मशक्ति जरूरी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कोरोना के नए रूप के बाद ब्रिटेन में रिकॉर्ड संख्या में संक्रमित लोगों की मौत। राजस्थान पत्रिका राहत की खबर शीर्षक से लिखता है, घबराएं नहीं, कोरोना से 6 महीने से भी ज्यादा समय तक रक्षा करेगी वैक्सीन। वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज कोविड से लड़ने में 10 गुना सहायक। ब्रिटेन के बाद नाइजीरिया में भी मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अनुसूचित जाति के बच्चों की गरीबी में नहीं छूटेगी पढ़ाई। जनसत्ता की खबर है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक आए। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, कुछ वर्षों में आई रकम का बड़ा हिस्सा नकद जमा किया जाएगा। नवभारत टाइम्स भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के हवाले से कहता है, अर्थव्यवस्था में उम्मीद से अधिक रिकवरी में तेजी। इस वर्ष की दूसरी छमाही में जो तेजी आई है वो आगे भी जारी रहेगी। दैनिक भास्कर का कहना है, इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी में गिरावट का अनुमान घटाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सरकार ने अगले वर्ष 15 अगस्त तक पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग की अनुमति दी। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्जिट बाद का व्यापार समझौता हुआ। और फुटबॉल में फीफा ने कोरोना के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिता 2023 तक स्थगित की। और क्रिसमस का पर्व विश्व भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।